हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन और जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे जून 2023 के सेगमेंट को। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 8 होगा। हालांकि 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है दोस्तों, और स्कूल भी देखना पड़ता है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, और बाकी भी और काम रहते हैं जिसकी वजह से थोड़ा समय कम मिल पाता है। लेकिन फिर भी आप भरोसा रखिए, ये क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी और हर महीने की जो है आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जो ये मैं लाइनिंग वाली वीडियो करता हूँ, अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, इसको भी जब सारा सेगमेंट कवर हो जाएगा तो एक ही साथ उठा के मैं पोस्ट कर दिया करूँगा टेलीग्राम पे, जिससे आप लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को क्लास के साथ रिविजन कर पाएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ को ही केवल आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद कल की क्लास में संक्षिप्त सुर्खियां इकोनॉमिक्स की खत्म हो जाएंगी, फिर हम लोग साइंस टेक और एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए आइए क्लास पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें दोस्तों स्टार्टअप इकोसिस्टम का विनियमन, यानी स्टार्टअप का जो टॉपिक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रेगुलेशन ऑफ स्टार्टअप। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग टॉप 5 कंट्रीज में आ चुकी है स्टार्टअप की। इंडिया के अंदर देखें तो दिल्ली जो है कि स्टार्टअप के लिए नंबर 1 स्टेट माना गया, या यूनियन टेरिटरी कह दीजिए। तो स्टार्टअप एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में चर्चा। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ रेगुलेशन आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ऊपर कोई संस्था रेगुलेट करती है तो आपको इरिटेशन होती है, लेकिन अगर आपके व्यवहार में ही ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए कि आप खुद से ही अपने ऊपर नियंत्रण रखना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेम इसी के लिए भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो रेगुलेशन होता है अभी, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो अभी जो वर्तमान में प्रावधान है, जैसे कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्टार्टअप को परिभाषित किया है और साथ ही साथ उनके कंपाइलेशन और जो ऑपरेशनल यानी कि परिचालन और अनुपालन के नियमों में छूट भी दी है। वहीं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो कि डीपीआईआईटी, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत होता है, और इसने किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप के रूप में मान्यता देने का कार्य यही करता है, और स्टार्टअप इंडिया के हिस्से के रूप में उसकी मान्यता दी जाती है कि ये जो स्टार्टअप है वो इंडिया के रूप में काम करेगा। तो इसीलिए देखेंगे कि कंपनी अधिनियम ने तो परिभाषित किया है कि किसे हम स्टार्टअप कहेंगे, और साथ ही साथ वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो डीपीआईआईटी विभाग है ये किसी भी स्टार्टअप को मान्यता देता है। वहीं सेबी की बात करेंगे तो सेबी क्या करता है, उसे लिस्टेड करता है, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करता है कुछ नियमों के अधीन। और आरबीआई की बात करेंगे तो इसने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जो है कि चालू किया है, जिससे इसको मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान की जाती है। तो वर्तमान में आप देखेंगे इस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में कि स्टार्टअप किसे कहते हैं, भारत में क्या अपडेट्स हैं, स्टार्टअप का कल्चर क्यों मोदी जी लगातार अपने हर एक भाषण में लगातार रोजगार के मुद्दे पर क्यों स्टार्टअप पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो परिभाषित किया गया है स्टार्टअप को, उसके अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो अपने कामकाज के संचालन के प्रारंभिक चरण की एक ऐसी कंपनी से है जो विचारों, नवाचारों, जोखिम उठाने और कुछ कर सकने की भावना से प्रेरित होती है, उसी को हम स्टार्टअप मुख्य रूप से कहते हैं। यानी कि कोई ना कोई उसके पास आइडिया होता है और इनोवेशन होता है, साथ ही साथ वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार होता है और कुछ करने की भावना होती है, यानी कि कुछ हम पॉजिटिव करें सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, तो उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। और नो डाउट स्टार्टअप में अपना पर्सनल इकोनॉमिक प्रॉफिट भी जुड़ा होता है, यानी आर्थिक लाभ जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति बिजनेस या स्टार्टअप को नहीं करेगा। लेकिन उस स्टार्टअप की वजह से सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको दूर किया जाता है। किसी चीज़ की आपूर्ति नहीं हो रही है तो स्टार्टअप के माध्यम से वह व्यक्ति उसकी आपूर्ति कर पाएगा, तो बहुत सारे उसके सोसाइटी लेवल पर भी इम्पैक्ट होते हैं, कंट्री की अर्थव्यवस्था में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए जब वर्ल्ड की बात करेंगे टॉप 5 में, तो भारत तीसरे नंबर पे आता है दुनिया में सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, यानी कि भारत का 3rd रैंकिंग आती है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और ये मैंने बताया भी, साथ ही साथ भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न सहित लगभग 80,000 मान्यता प्राप्त
स्टार्टअप हैं वर्तमान में, और 100 से अधिक यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, इनकी एक निश्चित धनराशि होती है। इससे ऊपर का अगर आपका बिजनेस है, लगभग 1000 करोड़ रुपए से अगर ऊपर का आपका बिजनेस है, तो आपको एक स्टार्टअप कैसा माना जाएगा, यूनिकॉर्न माना जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब 101वां यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला बना था, तो उसकी संसद में भी चर्चा की गई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फिजिक्स वाला का आज बहुत सारा प्रमोशन हो रहा है, ब्रांडिंग हो रही है, बहुत सारी कंपनी उससे टाई अप कर रही हैं। तो ये भी एक यूनिकॉर्न ही था, जो अलक पांडे ने, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले थे, एक छोटे से कमरे से अपना एक एजुकेशन चैनल शुरू किया, और आज वो स्टार्टअप देखते देखते दुनिया का सबसे बड़ा, या यूं कहें देश का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है। तो स्टार्टअप कल्चर इसलिए भी जरूरी है। वहीं टेक स्टार्टअप यानी कि टेक्नोलॉजी के सेंस में अगर हम देखें, तो भारत दूसरा सबसे बड़ा केंद्र हो चुका है, और लगभग 40% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में डेवलप किए गए, जहां पे रोजगार के सीधे अवसर नहीं होते हैं, तो वो अपने स्तर पे स्वरोजगार यानी स्टार्टअप को शुरू करते हैं। चाहे अब स्टार्टअप में आप मोमोज के ठेले को देख लीजिए, या फिर चाय के कल्चर को। आजकल टी के बहुत, जैसे एमबीए चाय वाला हो गया, इंजीनियर चाय वाले हो गए, यूपीएससी चाय वाले, तो अलग अलग लेवल पे चाय को भी क्या किया है, ब्रांडिंग कर दी गई है, और एक कल्चर के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है कि हम एक स्टार्टअप कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना इसमें प्रॉफिट है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके आउटलेट बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े। तो एक छोटे छोटे कल्चर को आप देखेंगे, यहाँ पे स्टार्टअप देखने को मिलेगा। वहीं स्टार्टअप के कल्चर की आवश्यकता क्यों हो रही है देश में, क्यों गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी के द्वारा और लोगों के द्वारा प्रमोशन दिया जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ से लोगों के पास आइडिया तो बहुत है, लेकिन इनोवेशन और रिसर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसलिए सरकार उन्हें योगदान दे रही है कि आप रिसर्च करो, इनोवेशन दीजिए। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के विकास के लिए, यानी कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को कंपनी में प्रोसेस करिए, और कंपनी में प्रोसेस होने के बाद, यानी एक खाने योग्य या खाद्य पदार्थ या विनिर्मित वस्तु के बनने के बाद उसे मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो चेन होती है, इसका डेवलपमेंट होता है। भविष्य में अपने कामकाज का विस्तार करके संपत्ति के सृजन के लिए भी आवश्यक होती है, क्योंकि प्रॉफिट भी कमाते हैं लोग इसमें। वहीं किफायती स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा रही है, और घरेलू निवेश को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। यानी जो लोग अपने पैसे को बचा के बैंक की सेविंग्स में रखते थे, अब वही लोग उन पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप के रूप में अपने घरों में, जो है कि जैसे किसी को रोजगार नहीं मिल पाया, या कोई रोजगार करने की इच्छा ही नहीं करता है, अपना खुद का मालिक बनना है, खुद का बिजनेस बनना है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, उसमें हमारा भी चैनल है, जो एक स्टार्टअप का ही पैटर्न है। हम खुद चाहते हैं कि हम खुद से अपना काम करें, हम किसी के अंडर रह के ना पढ़ें। अगर हमारे पास एबिलिटी है, योग्यता है, विजन आईएएस की हिंदी मैगजीन को पढ़ाने की अगर हमें क्षमता है, तो हम खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना खुद की स्टार्टअप करें। हम किसी और कोचिंग में जाके या किसी संस्था के अंतर्गत क्यों पढ़ाएं। तो ये स्टार्टअप हमें इंडिपेंडेंसी, अर्थात कह सकते हो आत्मनिर्भरता का भी आभास कराता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। वहीं बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या सहयोग किया जा रहा है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, योजनाएं लॉन्च की गई हैं सरकार के द्वारा। इसमें योगदान भी दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, ऋण दिया जाता है। वहीं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को भी लागू किया गया है, और स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना को भी प्रारंभ किया गया है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप्स को भी अब जगह दी जा रही है। और इस पर जगह देने से फायदा क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी सरकारी खरीद होती है, जैसे सरकार के द्वारा कोई भी सामान खरीदा जाता है अपने ऑफिस के लिए, चाहे मेज, टेबल, कुर्सी, एसी, पंखा, फ्रिज या पेपर वगैरह कुछ भी, और इनकी जो खरीद होती है एमएसएमई सेक्टर से मिनिमम 40% की जाती है, ताकि एमएसएमई सेक्टर को सरकारी प्रोत्साहन भी मिले। सरकार भी तो अपने कामकाज के लिए सारी वस्तुएं खरीद रही है ना, हवा में तो काम नहीं कर रही है, बिल्डिंग बना रही है, बहुत सारे काम कर रही है। तो इसमें फोकस कहता है कि एमएसएमई से लगभग 40% टोटल सामान खरीदा जाएगा। तो वहीं अब कुछ स्टार्टअप्स जब इस पे प्लेटफॉर्म पे रिजर्व हो जाएंगे या इस पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो अगर गवर्नमेंट को अपने उपभोग के लिए कोई सामान चाहिए, फिजिकल वस्तु चाहिए, तो उन स्टार्टअप से वो खरीदेगी, जिससे क्या किया जाएगा, जिसको रजिस्टर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो पूरा पैसा भी देती है, कोई बार्गेनिंग भी नहीं, समय से पूरा पैसा देगी। तो स्टार्टअप को क्या मिल रहा है, एक तरीके से प्रतिष्ठा मिल रही है, स्टार्टअप पे लोगों का भरोसा डेवलप हो रहा है। ये वाली चीज हो गई। वहीं अंतर सरकारी सहयोग के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी। आप ग्लोबल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जो है कि प्लेटफॉर्म है जहां पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर त्वरित पेटेंट जो है कि अदायगी दी जाएगी, यानी कि कहा जा सकता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इससे जो है कि संरक्षण भी दिया जाएगा और इसके नियमों को भी सरलीकृत किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी स्टार्टअप से रिलेटेड, लेकिन स्टार्टअप करना इतना आसान नहीं है, ना ही इसमें पूंजी लगाना इतना आसान है। उससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं उसको समझते हैं। जैसे पहली चुनौती है कि गठन और निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन, किसी कंपनी को शुरू करना जटिल और एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। भारत में किसी कंपनी को स्थापित करने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, जबकि औसतन सिंगापुर में 2 दिन का। अब पता चला कि मैं अगर कोई कंपनी शुरू करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए यूट्यूब तो एक ऑनलाइन हो गया जहाँ पे कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहा, ऑफलाइन जो है कि किसी बिजनेस को शुरू करना चाहा, तो उसमें मुझे एनवायरनमेंट का क्लियरेंस चाहिए और भूमि अधिग्रहण का क्लियरेंस चाहिए, साथ ही साथ नगर निगम का क्लियरेंस चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे जो है कि सरकार से मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है, जिसके लिए 2 से 3 महीने का मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, हो सकता है 1-2-3 महीने बाद मेरा मन ही ना करे कि यार इतनी सरकारी कागजों में दौड़ भाग करनी पड़ रही है, छोड़ दो ऐसा बिजनेस। तो एक नया आइडिया जो डेवलप हो सकता था मेरे द्वारा, वो छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार की लाल फीताशाही की वजह से 2-3 महीने का समय लग रहा है, जटिल प्रक्रिया है। वहीं सिंगापुर का व्यक्ति क्या करता है, 2 दिन में सारी परमिशन लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, प्रॉफिट करना शुरू कर सकता है। तो ये वाली एक प्रॉब्लम्स है जिससे स्टार्टअप पे जो है कि ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है फिर। और लाइसेंस, परमिट आदि प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, संसाधनों की बर्बादी। अब संसाधन के रूप में क्या हो सकता है, प्राकृतिक स्रोत ही नहीं। मैं अगर रोज ऑफिस जा रहा हूँ तो गाड़ी का प्रयोग कर रहा हूँ, तो गाड़ी में जो घिसावट आ रही है उसमें जो तेल डाला जा रहा है, पेट्रोल वगैरह, या अगर मैं पैदल जा रहा हूँ तो हेल्थ इशू हो गया, या मैं अगर ट्रैफिक सिस्टम में फंस रहा हूँ, जाम में फंस रहा हूँ, ऑटो वगैरह से जा रहा हूँ, किसी भी तरीके से मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरा संसाधन भी खर्च हो रहा है, इसलिए स्टार्टअप फिर नहीं चालू करने का मन करेगा। तो यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। रेगुलेट की बात करें तो बार बार जो नीतिगत परिवर्तन किए जाते हैं, इससे स्टार्टअप्स को भी जो है कि कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब जो छोटे स्तर के स्टार्टअप होते हैं, मान लीजिए मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने करके, तो मैं अभी तो अपने लिए ना कोई पर्सनल वकील रख सकता, ना कोई सीए रख सकता। क्यों? क्योंकि मैं इनकी फीस को हायर नहीं कर पाऊंगा। और इनको रखने का पीछे यही कारण है कि बाजार में या सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए जाए उसकी जानकारी मुझे दीजिए। तो मैंने 1 लाख रुपए का जो है कि शुरू किया और 5 लाख रुपए इन लोगों को फीस दूं सालाना, क्या फायदा निकलेगा मेरा? तो कहने का मतलब हो गया, बार बार अगर आप परिवर्तन कर रहे हो तो मैं उन जटिलताओं में उलझ के रह जाऊंगा। दूसरा, वित्त पोषण का भी अभाव, यानी अगर मुझे कोई स्टार्टअप शुरू करना है शुरुआती चरण में, तो सामान्यतः मध्यम वर्ग के पास पैसे इतने नहीं होते हैं, और न 10 रुपए में कोई स्टार्टअप होगा। मिनिमम कम से कम 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 4 लाख रुपए तो चाहिए। अब उसको जुटाने में एक समस्या होती है, आप कई लोगों से मांगते हो, कई लोगों को बल्कि उसमें शेयर भी करते हो, पार्टनर भी बनाते हो, लेकिन बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरुआती चरण में संपत्ति जुटाना एक महंगा पड़ जाता है, और इसीलिए जो वेंचर कैपिटल कंपनियां होती हैं वो भी पहले स्थापित स्टार्टअप्स को ही वरीयता देती हैं। इसीलिए एंजल मतलब जो देवदूत होते हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेने को तैयार होते हैं। इसी से संबंधित एंजल टैक्स का भी मुद्दा आएगा आगे चल के। तो वित्त पोषण की भी एक बड़ी समस्या होती है दोस्तों। वहीं बात करेंगे, अब जैसे यहाँ पे देखें कि कन्वर्टिबल नोट्स के माध्यम से जो धन जुटाने पर निषेध होता है, एफडीआई पर भी बहुत सारी सीमाएं, तो हमें जो है कि पैसा भी नहीं मिल पाता है। और बौद्धिक संपदा की बात करें तो आईपीआर से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आईपीआर को लागू करना एक समय लेने वाला और महंगा कार्य भी होता है। तो ये सब भी दिक्कत है। फिर कराधान की बात करें तो उनके कर अनुपालन संबंधित मुद्दों का सामना करो। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, शेयरों का मूल्यांकन, एंजल निवेश पर कराधान। हालांकि अब तो जो है कि एंजल टैक्स पे छूट दी गई है शुरू के 2-3 साल तक, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं, जिसकी वजह से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो आपका स्टार्टअप कल्चर है उसको अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को कम करिए। हालांकि सरकार लगातार प्रयास करे दोस्तों, और 2013 के कंपनी अधिनियम से जो स्टार्टअप को शुरू किया गया 2015-16 में, आज 2023 में लगभग सारी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन फिर भी नई नई समस्याएं इसमें पैदा हो रही हैं। उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और उस पर विचार करें। तो अब आगे चलते हैं, आगे की राह में बात करें तो एक आपका आता है सैंड बॉक्स अप्रोच।
ये स्टार्टअप को नियंत्रित परिवेश में नवीन उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसे अस्थायी विनियामक की छूट भी प्राप्त होगी। कहने का मतलब हो गया कि आप एक कुछ ऐसा अप्रोच डेवलप करिए सैंडबॉक्स कि पहले स्टार्टअप क्या करे, एक निश्चित परिवेश में, नियंत्रित परिवेश में नए नए प्रोडक्ट और सेवाओं का परीक्षण करे, और जिससे उसे लगता है कि ये आगे टेस्टिंग में सफल हो सकता है, ये आगे चल सकता है, मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी तो उसको शुरू कर सकते हो। वित्त पोषण को सक्षम करने के लिए नीति बनाओ कि विजन, उद्देश्यों और विकास क्षमता पर जोर देने वाली एक व्यापक और सटीक व्यापार नीति बनाइए, जिससे वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल निवेशक से फंडिंग आकर्षित करने में मदद मिल सके। हमें स्टार्टअप के नियमों को कुछ इतना फ्लेक्सिबल बनाइए। तीसरा है स्टार्टअप द्वारा विनियमों या नियमों को बेहतर करने का पालन होना चाहिए। विनियमों पर गहन शोध होना चाहिए। कानूनी सलाह लेना, पारदर्शिता, अनुपालन को बनाए रखना भी जरूरी है। यानी स्टार्टअप का जो ऑनर है वो इतना इरिटेट ना हो, इतनी जटिलताओं में ना फंसे, उसे आसान भाषा में आसान काम तरीके से हो जाने चाहिए। बहुहितधारक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, यानी इसमें उद्योग धंधों तो इसमें शामिल होकर नीति को प्रभावित करने और सरकारी एजेंसी और हितधारकों के बीच एक कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। वहीं आईपीआर की भी सुरक्षा होनी चाहिए कि पेटेंट संबंधी जो जांच होती है उसमें तेजी करिए, आईपीआर के सुविधा केंद्र स्टैब्लिश करिए और लोगों के बीच जागरूकता वगैरह बढ़ाइए, जिससे स्टार्टअप के कल्चर को डेवलप किया जा सके। और स्टार्टअप आज के युग में जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो सामान्यतः क्या होता है, किसी का अपने ऊपर नियंत्रण बर्दाश्त नहीं करता है, या यूं करें कि अपनी लाइफ को बहुत इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर रह के जीना चाहता है। तो आजकल हमारे यूथ में क्या है, स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नियमों में छूट दी जाए, कुछ प्रयास किए जाएं कि जो स्टार्टअप में आने वाली चुनौतियां हैं अगर उनको कम किया जा सके, तो नो डाउट हमारे देश में स्टार्टअप के कल्चर को बहुत तेजी से बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था दूसरा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मिडिल क्लास। जो हम और आप मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है इंडियन इकोनॉमी में, आज यहाँ पे आप देखेंगे। और फिर आप अपने आप को कभी भी हीन नहीं समझेंगे। मान के चलिए कि ये मिडिल क्लास ही है जो हमारे देश को चलाता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, हमारे देश के राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है। तो समझते हैं, आइए अपने ही बारे में आज जानने की चर्चा मिलेगी। देश की आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से साकार करने के लिए विशाल, विस्तृत और तेजी से समृद्ध होते विशुद्ध मध्यम वर्ग की आवश्यकता है। यानी हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, हम बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में रहते हैं और तेजी से ग्रोथ कर रही है मध्यम वर्ग, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग किसे कहते हैं उसे समझते हैं। कौन होते हैं भाई? ये वर्किंग क्लास होते हैं जो दैनिक मजदूरी या वेतन वाले होते हैं। जैसे कुछ लोग होता है कि ऐसे काम करते हैं जिनको आज काम करोगे तो आज शाम को पैसा मिल जाएगा, कल काम नहीं करोगे तो कल का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कुछ लोग सैलरी पे होते हैं, जो महीने की एक निश्चित दिन पे सैलरी मिलती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी जॉब होती है कि अगर आपने बीच में किसी दिन 2-3 दिन काम नहीं किया या छुट्टी ले ली तो आपका वेतन नहीं कटेगा। साथ ही साथ एक अपर क्लास होती है जो बहुत अधिक पैसे वाले होते हैं, और इन लोगों का एक ऐसा समूह वर्ग होता है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, और यह उच्च वर्ग की भांति न तो सभी सुविधाओं से संपन्न होते हैं और न ही निम्न वर्ग की तरह सभी सुविधाओं से वंचित होते हैं। तो इन्हीं को मध्यम वर्ग कहा जाता है। बात करते हैं कि इस वर्ग में कितने लोग हैं। तो ये जो प्राइस है, अर्थात कि पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी और भारत की सिटीजन एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि वर्तमान में भारत की 31% आबादी मध्यम वर्ग, तो 31% आबादी है, और माना जा रहा है कि 2047 तक इनकी आबादी लगभग 61% हो जाएगी, और 1/4 संपत्ति मध्यम वर्ग के पास है वर्तमान में, ये माना जा रहा है। और 1991 का जब सुधार हुआ या रिफॉर्म्स हुआ इकोनॉमिक स्तर पे, आर्थिक नीति में परिवर्तन हुआ, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का जब बढ़ावा हुआ, तो उससे मध्यम वर्ग को क्या सुधार देखने को मिला। तो 1990 के दशक में, यानी 91 के सुधार से पहले की बात करें, तो मध्यम वर्ग का आकार कुल जनसंख्या में 1% से भी कम था। यानी कि मान के चलो ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो उच्च और निम्न वर्ग के बीच में एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक समृद्धि ने मध्यम वर्ग के आकार में काफी विस्तार किया, जो कि वर्तमान में 31% है और आगे चल के 67% होने के चांसेस हैं। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, यानी हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली चीज, उच्च खपत, यानी कि कुल उपभोक्ता व्यय में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी 70% है। हम लोग बहुत अधिक स्तर पे व्यय करते हैं। हालांकि अमीरों के जो खर्चे होते हैं वो होते वही है, वो भी खाना खाते हैं, वो भी जिम जाते हैं, वो भी
गाड़ी वगैरह यूज करते हैं, वो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खर्चे होते हैं वो एडवांस क्वालिटी के होते हैं। हम लोग चलते हैं मारुति सुजुकी में, वैगनार में, वो लोग चलते हैं भाई फरारी में। तो है तो उनके पास ही फोर व्हीलर, लेकिन अंतर क्या है उनकी प्राइसिंग और उनकी लाइफ स्टाइल में। हम लोग नॉर्मल एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, ओप्पो का, वीवो का, वन प्लस का, वो यूज करते हैं सीधे आईफोन 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो। तो यानी कहने का मतलब है कि मोबाइल गैजेट उनके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन उनका एडवांस क्वालिटी है। तो ये वाली बात हो गई। लेकिन मध्यम वर्ग जो है उसकी पूरी की पूरे व्यय में, उपभोक्ता व्यय में 70% हिस्सेदारी है, जिसमें उपभोक्ता संबंधी जो टिकाऊ वस्तुएं, आवास, शॉपिंग मॉल, अन्य अवसंरचना की मांग में वृद्धि होती है। तो आप देखो कि किसी भी शॉपिंग मॉल के बाहर क्या होगा, नॉर्मल बाइक खड़ी हुई दिखेंगी, बाइक से ही लोग खरीदने आते हैं। तो बाइक खरीदने का मतलब क्या हो गया, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। दो चार फोर व्हीलर होंगी, वो भी नॉर्मल क्वालिटी की होंगी। अगर उसी में एक आध आपको ऐसी फोर व्हीलर दिख जाएगी या एक आध बाइक ऐसी दिखेगी जो देखने में लगे कि रॉयल फैमिली की है, इलीट क्लास की बाइक या फोर व्हीलर। आगे देखते हैं इसके बारे में। कर की भागीदारी में बात करें तो भाई करदाता के रूप में यानी टैक्स पेयर के रूप में लगभग 79% हिस्सेदारी है मध्यम वर्ग की। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली अगर मान लो सर्विस में हो तो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, अदरवाइज इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं। जीएसटी का तो मतलब क्या होता है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे अधिक सेवा भी हम लेते हैं लोगों से और सबसे अधिक वस्तु भी हम खरीदते हैं, तो टैक्स भी तो हम ही दे रहे हैं सबसे अधिक। तो ये वाली चीज हो गई। वहीं बात करें बचत और मानव पूंजी, तो आय व्यय बचत में मध्यम वर्ग की जो हिस्सेदारी है दोस्तों, वो लगभग 50% की है, लगभग 50% की। क्योंकि हम सबसे अधिक व्यय भी करते हैं, हम सबसे अधिक बचत भी करते हैं, हम सबसे अधिक जो है कि आय भी इकट्ठा करते हैं। और उसी के बाद समृद्धिकारी चक्र जिसको हम कहते हैं वर्टिया साइकिल, यानी एक बार जब मध्यम वर्ग का आकार एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो समृद्धिकारी चक्र शुरू हो जाता है। ऐसे में एक विशालकाय मध्यम वर्ग अधिक व्यय करता है। अब ये क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए अभी आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी आपके घर में हो सकता है एक से दो लोग फैमिली में जॉब करते हो, या हो सकता है किसी किसी फैमिली में कोई जॉब भी ना करता हो। तो अभी हम उस कैटेगरी में हैं मध्यम वर्ग के रूप में कि जो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को तो प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा हम लग्जरी गुड्स की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन समृद्धिकारी चक्र का मतलब होता है कि जब हम ये सीमा पार कर जाते हैं तो हमारा खर्च बढ़ जाता है। यानी जब हमारी जॉब लग जाती है तो हम रॉयल जो है कि घड़ी यूज करते हैं, अच्छे कैटेगरी के मोबाइल यूज करते हैं, अच्छी ब्रांडिंग जो है कि चीज़ों को यूज करते हैं, कपड़े से लेके खाना पीना, रेस्टोरेंट, हर चीज़ का कल्चर बदल जाता है दोस्तों। जब हम सिविल एस्पिरेंट रहते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम ढाबे पे बैठ के ही 5 लोग खाना खा लेते हैं, रोड के किनारे जो ढाबे लगे होते हैं, ठेले लगे होते हैं। लेकिन जब एक सिविल सर्विसेज हो जाते हैं, एक अच्छी पोस्ट पा जाते हैं, तो हम लोग 5 स्टार से नीचे किसी रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं खाने जाते। तो ये क्या हो गया, ये आपका समृद्धिकारी चक्र हो गया जिसने अचानक से पूरा परिवर्तन किया। अब हम इसी के बाद आगे देखते हैं कि मध्यम वर्ग इतना आसान भाषा में भी नहीं समझ सकते, क्योंकि कुछ इनके सामने चुनौतियां भी हैं। कैसे हम अपने जीवन यापन को एक नई लाइफ स्टाइल के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि कंज्यूमर सोसाइटी बढ़ गई है, उपभोक्तावादी संस्कृति में हम अपनी बचत और आय के साथ सामंजस्य कैसे बना रहे हैं, तो ये भी एक चुनौती है। रहन सहन की लागत में वृद्धि हो गई दोस्तों। कुछ वर्षों में आप देखोगे टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का मतलब होता है जो हर चीज को खरीदने से पहले 10 बार सोचती है और बहुत नोक झोंक करती है। उस फैमिली पर अब उसने जीवन शैली पर अपना खर्च क्या किया, आय की तुलना में तेजी से बढ़ गया, यानी खर्च ज्यादा हो रहा है आय की तुलना में। आपकी फैमिली की इनकम है मंथली 40,000, आपकी मंथली खर्चे जो आ रहे हैं आपकी फैमिली को 70-80 हजार रुपये आ रहे हैं। तो ये खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप अमीर लोगों का अनुसरण किए जाने वाले उपभोग पैटर्न की नकल कर रहे हैं। जैसे अब भाई हमारा दोस्त एक अमीर फैमिली से वो आईफोन 14 चला रहा है, तो हमें भी आईफोन 14 प्रो चाहिए, जबकि हम अपना काम 12,000 रेडमी के फ़ोन से कर सकते हैं, 15,000 के वन प्लस सैमसंग के फ़ोन से काम चला सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें आईफोन 14 चाहिए। हम अपनी एक बाइक से काम चला सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें लग्जरी कार चाहिए, क्योंकि हमें दिखाना है सोसाइटी को। तो फाइनली निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारा जीवन किस्तों पर जीवन यापन होता है, यानी ईएमआई पर चलने लगता है। कहीं इसके लोन, उसके लोन, घर के लोन, फोर व्हीलर के लोन, बाइक के लोन, मोबाइल के लोन, हर चीज़ ईएमआई पे चलने लगती है। तो पूरा का पूरा जीवन ही हमारा एक चुनौतियों में भर जाता है, और उससे क्या होता है, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जाता है, जो एक लंबे समय तक परेशानी का कारण बनता है। अगला देखते हैं, औपचारिक क्षेत्र का बढ़ता दायरा, अनौपचारिक का दैनिक स्थिति में फंसे जो मध्यम वर्ग हैं, वो व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र का कारण और परिणाम दोनों माना जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र लगभग 90% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, लेकिन उनकी इनकम कम रखता है, इनकम ज्यादा नहीं होती है। योगदान और लाभ की बात करें तो कर के रूप में उनका योगदान सरकार की सेवाओं से उन्हें मिलने वाले लाभों से कहीं अधिक है।
जैसे हम डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, अगर जॉब में नहीं है तो हर व्यक्ति जो है कि कोई ना कोई वस्तु का उपभोग कर रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स भी भर रहे हो, जिसको जीएसटी कह सकते हैं। तो सरकार से उन्हें बेनिफिट उतने नहीं मिलते जितने वो सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए योगदान करते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से बढ़ने के अवसर कम होते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से उन्हें अवसर कम दिए जाते हैं। जाति आधारित, लिंग आधारित भेदभाव जैसी बहुत सारी बाधाएं हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से बढ़ने से रोकती हैं। हालांकि अब यहाँ पर आप लोगों में से कुछ कमेंट करेंगे कि सर हमें तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, आर्टिकल 14 सभी को समान माना गया, आर्टिकल 15 किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 सभी के लिए सरकारी नौकरी है। हालांकि माना, लेकिन ग्राउंड स्तर पे दोस्तों आप लोगों के साथ भी कभी ऐसे भेदभाव हुए होंगे जिसके ऊपर सरकार और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं हुई। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, आप अपने घर में ही देखिए, लिंग आधारित होने पे आपकी फैमिली में क्या होगा, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को तो बाहर भेजा होगा, लड़कों को, लेकिन लड़कियों को वहीं इंटर ग्रेजुएशन वगैरह करा के शादी विवाह करके निपटा दिया। तो ये वाली चीज़ें क्या है, लिंग आधारित भेदभाव है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ राह भी है आगे की, जैसे सार्वजनिक अवसंरचना में सुधार करना चाहिए, उत्पादकता और समावेशन में जो है कि गहराई से जुड़ा होना चाहिए, और कुशल और सस्ता परिवहन लोगों को अपने घर से दूर रोजगार की तलाश हेतु प्रेरित करता है। लोग अपने घरों से दूर जाने में सक्षम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो किराया, प्राइस या जो भी चीज़ें वो सस्ती होती हैं। औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जो होते हैं कामकाजी भारतीय, उनका औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तर पर लाभ होगा। अल्पकालिक में क्या होगा, रोजगार सुरक्षा की भावना होगी कि रोजगार उन्हें मिल पाएगा। दीर्घकालिक में समग्र घरेलू उपभोग में वृद्धि होगी, तो जीडीपी में भी हमारी वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं रहन सहन की लागत से जुड़ी समस्या से निपटना जरूरी है, कि जो रहन सहन की जो लागत होती है उससे निपटना बहुत जरूरी है। जैसे घर के स्वामित्व सहित एक अच्छा, किफायती और सुलभ आवास मध्य वर्ग की खुशहाल स्थिति का एक प्रमुख तत्व है। क्या है? एक प्रमुख तत्व। आप में से जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, 90% लोग जो है कि क्या करेंगे, जॉब लगने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, पहला काम हमारा होगा घर बनवाना, उसके बाद शादी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होंगे, लड़के चाहे लड़कियां, कि जॉब लगने के बाद उनके रिलेटिव्स, फैमिली, पड़ोसी की कहेंगे भाई अब तुम शादी कर लो क्योंकि आपकी जॉब लग चुकी है। तो हमारा उत्तर क्या होता है कि शादी बाद में होगी, पहले हम अपना घर बनवाएंगे, रहने के लिए एक आवास बनवाएंगे जिसमें ढंग की सारी सुविधाएं हों। तो ये भी एक हमारे मध्यम वर्ग का सबसे प्रमुख तत्व है, और साथ ही साथ इसमें आने वाली जो आपूर्ति में जो बाधा होती है उसे दूर करने की प्रयास करने चाहिए सरकार को। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता, भाई शिक्षा और स्वास्थ्य में भी आप सहायता दीजिए। स्वास्थ्य के सेवाओं के दायरे को बढ़ा के स्वास्थ्य देखभाल में कवर करिए, जैसे आयुष्मान जन आरोग्य, इसमें बहुत सारे लोगों को कवर किया गया है। वहीं कराधान प्रणाली में भी संभावित सुधार करिए, यानी जो कर का भार है जो मुख्य रूप से 79% मैंने ऊपर बताया कि मध्यम वर्ग के ऊपर है, उसे मध्यम वर्ग के अलावा अन्य व्यापक क्षेत्रों पर भी शिफ्ट करिए ना। अगर मान लीजिए किसी समय मध्यम वर्ग ने अगर अपना हाथ खींच लिया तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कभी भी, लेकिन आपको एक पॉइंट सोचना पड़ेगा कि अगर इसने अपना हाथ खींच लिया, टैक्स पेयर नहीं हुए, तो 79% मध्यम वर्ग के निकलते ही पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको समझना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं रेलवे सुरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेलवे सुरक्षा, क्योंकि ओडिशा के बालासोर में जब 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था आपस में, तो तभी से ये रेलवे की सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में आ गया था। क्या है इससे संबंधित विवाद कि क्यों रेलवे की सुरक्षा संबंधित नहीं हो पा रही सुविधाएं सही? तो पहला है वित्त संबंधी सुरक्षा। सुरक्षा पर सीमित व्यय हो रहा है केवल। 2023 में संसदीय समिति ने कहा था अपनी एक रिपोर्ट में, राष्ट्रीय रेलवे संरक्षा कोष में, कि निर्धारित वार्षिक वित्त पोषण का एक बार भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मेंस में लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो आप यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये रिपोर्ट कह रही है संसदीय समिति की कि जिस भी वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए जितना बजट पास किया जाता है उस पूरे बजट का भी प्रयोग ढंग से नहीं कर पाते रेलवे वाले। इस वजह से जो है कि वित्त का अभाव हो जाता है। नकारात्मक परिचालन अनुपात देखने को मिलता है, अर्थात जितनी इस पर आय होती है उससे ज्यादा उस पर व्यय हो जाता है। यानी कि 2021-22 में रेलवे ने यात्री और परिवहन एवं माल ढुलाई से 100 रुपए कमाने के चक्कर में 107 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन 7 रुपए का नुकसान ही तो चल रहा है। अब उसी से संबंधित क्या होगा, वित्त के बाद आता है आपका अवसंरचना संबंधी मुद्दे। अवसंरचना संबंधी मुद्दे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कमजोर है? क्योंकि पटरी से उतर जा रही है कई बार ट्रेन। कैग ने अपनी नियंत्रक और महालेखा रिपोर्ट जो होती है, कैग ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रेलवे में ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाएं नाम से एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि 69% ट्रेनें जो है कि पटरी से उतरने का कारण बनी है 2018 से 2021 तक।
तो ये भी एक चुनौती है कि भाई आपकी पटरी से उतर रही यानी ट्रैक खराब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधुनिकीकरण और ट्रैक नवीनीकरण का भी अभाव है। 2017 से 21 के बीच में पटरी से उतरने की घटनाएं 289 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ट्रैक का नवीनीकरण नहीं किया जा चुका है, नहीं किया जा रहा है, तो ये समस्याएं हैं। पटरियों पर क्षमता से अधिक रेल चल रही हैं। 10,000 किलोमीटर रेल पटरियों का उनकी क्षमता से अधिक उपयोग हो रहा है, लगभग 125%। कहने का मतलब है कि नए ट्रैक का विकास नहीं किया जा रहा है, नए जो है कि रूट नहीं बनाए जा रहे हैं। जो पटरी बनी हुई है उसी पे लगातार ट्रेनें आती जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उन ट्रैक पे भी लोड पड़ रहा है, वो लोहे की जो पटरियां वो गल रही हैं, नीचे ट्रैक जो पत्थर के वो भी कमजोर हो रहे हैं। तो ट्रैक, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग अवसंरचना का रखरखाव और खामियों को दूर करने में कठिनाई आती है इससे। फिर संगठन संबंधी मुद्दे देखेंगे तो अनिवार्य सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। कैग ने कहा है कि मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 62% डिब्बों में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अगर मान लीजिए आजकल आप देखेंगे कि रेलवे में जनरल बोगी में, स्लीपर में बहुत सारे लोग सिगरेट, धूम्रपान, बीड़ी वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिससे माचिस का यूज होता है। और हो सकता है रेलवे में अगर ऐसा कोई खतरा हो जाए ट्रेन जलने की स्थिति में, तो आग बुझाने के लिए भी कोई ऐसे यंत्र नहीं है। अगर मिलेंगे भी तो केवल किसे मिलेंगे, ओनली एसी डिब्बों में मिलेंगे, क्योंकि एसी वाले अधिक पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सुविधा दे रहे हैं। जबकि मानव की कीमत होती है, हर एक ह्यूमन की कीमत है, हर एक मनुष्य की जान की कीमत है। तो क्या जनरल डिब्बा या एसी डिब्बा, सभी में आपको डिब्बे में सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, जांच में देरी भी होती है इसी से संबंधित। जो 63% मामलों की जांच के लिए बहुत सारा समय वेस्ट हो रहा है सरकार का। टॉप डाउन पर अप्रोच की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे पूरे भारत में 3.12 लाख गैर राजपत्रित जो है कि पद खाली हैं रेलवे में। रेल मंत्रालय ने खुद कहा है कि 3.12 लाख जो है कि नॉन गैजेटेड ऑफिसर के पद खाली हैं, जिसमें सुरक्षा श्रेणी के भी बहुत सारे पद खाली हैं। लेकिन भारतीय रेलवे के द्वारा इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। अभी पिछले आपने देखा होगा ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और लोको पायलट की, 5 साल हो गए, 2018 से वो वैकेंसी चल रही है, 23 हो गए, अभी भी कई जगह ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है और मुश्किल से 1.25 लाख वैकेंसी थी उसमें। तो ये सारी समस्याएं हैं। काकोदकर समिति ने जो है कि समस्या को उठाया था 10 को पहले, लेकिन अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई इस पे। अकुशल और अप्रशिक्षित कर्मचारी, कैग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अकुशल रेल कर्मचारियों को रेल की दुर्घटना का प्रमुख कारण बताया गया है। यानी इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, प्रॉपर जो है कि स्किल डेवलप नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इनके माध्यम से ही ट्रेनों के एक्सीडेंट सबसे अधिक हो रहे हैं। लोको पायलट का अधिक काम करना, लोको पायलट का मतलब होता है जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं। कई मामले ऐसे हैं कि लोको पायलटों को निर्धारित 8 से 10 घंटे से भी अधिक ड्यूटी करनी पड़ती है, जैसे ओवर टाइम ड्यूटी करना, ट्रेन लेट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोको पायलट को भी जब आप 8 घंटे से अधिक काम करा रहे हो, उसे नींद आने लगी, रात में भी उसे ट्रेन चलानी, लेकिन भाई ह्यूमन नेचर है, दिन भर काम करोगे बिना रेस्ट के तो नींद तो आएगी और नींद आने की वजह से हो सकता है दुर्घटना हो जाती है। आगे कोई फाटक बंद था, लाल बत्ती का सिग्नल था, लेकिन उसने देखा ही नहीं, सो गया ड्राइवर। ऐसे बहुत सारे आपने केस सुने होंगे। तो उन्हें भी प्रॉपर जो है कि समय दीजिए, आप उनकी शिफ्ट को चेंज करिए, ओवरनाइट मत कराइए, जिससे क्या होगा, उनको भी आराम मिलेगा और दूसरे पायलट जो है कि ट्रेन अच्छे से चलाएंगे। तो ये सब तो सेम मुद्दे दोस्तों। अब यहाँ पर सोचेंगे हम कि क्या सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरी बैठी है या सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। तो देखेंगे कि सहस्त्राब्दी यानी कि 1 दशक पहले या 100 साल पहले शुरुआती स्तर पे जब ट्रेन क्या होती थी, पटरी से उतरने की जो घटना होती थी, 1 साल में लगभग 350 बार तो वो उतरी जाती थी ट्रेन। 365 दिन में 350 बार ट्रेन पटरी से उतर गई। लेकिन पिछले 2 दशकों यानी 20 साल में ऐसा जो है कि सुधार किया गया कि 2021-22 में यह संख्या घट के केवल 22 हो गई है। 1 साल में अब 350 बार नहीं, बल्कि एवरेज एक 22 बार ट्रेन उतर जाती है। और रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास भी उठाया सरकार ने, जैसे राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, इनको 2017-18 में रेलवे के लिए एक समर्पित कोष गठित किया गया, जिसमें कहा गया कि अगले 5 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि की गई थी इकट्ठा, जिसको 2022 में सरकार ने फिर से 5 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है। लिंक हॉफमैन बुश, जो कि एलएचबी डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन सिस्टम, सेंटर बफर कपलिंग सिस्टम और साइड सस्पेंशन जैसी टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। बजटीय व्यय में वृद्धि की गई है। इस बार बजट 2023-24 में रिकॉर्ड स्तर पे 2.4 ट्रिलियन जो है कि 30 लाख बिलियन डॉलर का पूंजीगत परिव्यय तय किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा 50% अधिक है। यानी इस बार रेलवे ने अपने बजट में लगभग 50% की वृद्धि की और अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
लेकिन दिक्कत तो वही है दोस्तों जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर इस सरकार के द्वारा अपने इस बजट का भी ढंग से प्रयोग कर लिया जाए पूरे 2.4 ट्रिलियन डॉलर का, ट्रिलियन रुपीस का, तो नो डाउट रेलवे में बहुत अच्छे स्तर पर रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे आपको। इसी में आगे है कवच प्रणाली, जो कि हम कवच प्रणाली को यहाँ समझेंगे अभी। और सुरक्षा बढ़ाने के आधुनिकीकरण हेतु कई सारे प्रयास किए गए, जैसे मशीन द्वारा ट्रैक की रखरखाव किया जा रहा है, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार का उपयोग करके पटरियों की निगरानी और जांच संबंधी कार्यों को भी आधुनिक किया जा रहा है। वहीं मानव रहित क्रॉसिंग को हटाना, जहां पे कोई भी ह्यूमन नहीं था क्रॉसिंग पे, वहां पे एक एक व्यक्ति को एस्टैब्लिश किया गया जॉब के माध्यम से, ताकि वो मानव रहित जो लेवल क्रॉसिंग है उसको समाप्त किया गया। रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। 2023 तक, मार्च 2023 तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने सभी स्तर के ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण कर लिया है। साथ ही साथ आरपीएफ की भी तैनाती हो रही है, जो कि रेलवे सुरक्षा फोर्स के रूप में काम करती है। तो चलिए कवच के बारे में जरा जान लेते हैं। कवच क्या है, इसको जूम कर लेते हैं। कवच भारतीय रेलवे की एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली या ऑटोमेटिक जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसे 2022-12 में डेवलप किया गया था ट्रेन कॉलिजन एडवांस सिस्टम के नाम से। वर्तमान में इसका नाम आर्मर यानी कि कवच रखा गया है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ था अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन आरडीएसओ द्वारा एक तकनीक के रूप में डेवलप किया गया, स्वदेशी तकनीक के रूप में। इसकी विशेषता क्या है कि ये लाल रंग के सिग्नल को देखकर क्या करती है, उसे ट्रेन को पार करने में मतलब रोकने में मदद करती है कि कोई भी ट्रेन लाल सिग्नल देखने के बावजूद ट्रेन को क्रॉस ना कर जाए। स्वचालित ब्रेक को सक्रिय करके रेल गाड़ी की गति को नियंत्रित कर देती है। दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकता है और एसओएस यानी आपातकालीन समय में आपातकालीन संदेश भेजता है और त्रुटि की संभावना नहीं के बराबर है। अब यहाँ पर एक वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये 10,000 साल में एक गलती लिखा है या 10,000 गलतियों में से एक गलती होगी। तो बात तो ये है कि 10,000 साल में से एक गलती हो सकती है, ज़्यादा इसमें संभावना नहीं रहती त्रुटि की। वहीं कवच कैसे काम करता है, तो एक निश्चित अंतराल पे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाए जाते हैं, आरएफआईडी टैग लगे होते हैं, जो कि टीसीएस यूनिट को सीधे सूचना भेजता है। और जब कोई ट्रेन एक के बाद एक आरएफआईडी टैग्स को पार करती जाती है तो इसकी दिशा और गति का पता चलता रहता है। अब आइए रेलवे सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जैसे कैग ने क्या क्या सुझाव दिए अपनी रिपोर्ट में, तो हम उसे समझते हैं। इसने कहा है कैग ने दुर्घटना संबंधी जांच को पूरा कर उसे अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करिए, लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए और रखरखाव संबंधी गतिविधियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। वहीं दृष्टिकोण में बदलाव की भी आवश्यकता है और अगर आपको कर्मचारियों की कमियों की पहचान करके उनसे अवगत होने वाले रियल टाइम में उसका कोऑर्डिनेशन करो। पटरियों के पास जो बसावट है उसे कम करो, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि रेल की पटरियों के किनारे मलिन बस्ती का निर्माण होता है, कॉलोनी का निर्माण होता है, अवैध निर्माण होता है। उनको रोकिए, जिससे क्या होगा, नए नए ट्रैक बनाने में आसानी रहेगी और ट्रेनों पे कम लोड रहेगा, पटरियों पे कम लोड रहेगा तो दुर्घटना हमारी कम होगी। वहीं अवसंरचना और कौशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और ट्रेनों को भी स्वचालित लॉक प्रणाली से यूज करिए, जैसे मेट्रो में होता है स्वचालित जो लॉक सिस्टम होते हैं या डेमो ट्रेनों में, तो इसमें भी करिए। बुलेट ट्रेन में देखिए और वंदे भारत में देखिए ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम गेट का सिस्टम होता है, तो इसमें भी होना चाहिए अब हर ट्रेनों में। तो ये सारी बातें थी। अब हम आज के अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, रोड सेफ्टी। दोस्तों रोड पे भी बहुत दुर्घटना हो रही है। हमने रेलवे तो देख ही लिया, रेलवे से कहीं ज़्यादा रोड पे हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का जो प्राधिकरण है, उसने दुर्घटना संभावित स्पॉट को ठीक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो कि अल्पकालिक रूप में है। मुख्य बिंदु के रूप में देखेंगे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दुर्घटना संबंधी स्पॉट को ठीक करने का काम सौंपा गया है और एक स्पॉट को ठीक करने के लिए अधिकतम आप 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। लेकिन इस तरीके के स्पॉट की जो पहचान होगी वो राज्य पुलिस प्रमुख या जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें एक ब्लैक स्पॉट नाम का एक शब्द होता है। माना जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मीटर की वह दूरी होती है जहां पिछले 3 वर्षों में लगातार यानी कि 5 सड़क दुर्घटनाएं हुई या 10 मौतें हो गई। तो इस तरीके की चीजों को नोटिस करना है और उसे रिफॉर्म करना है। इन अल्पकालीन अग्रिम जो चेतावनी देने वाले संकेतों जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, क्रैश बैरियर, रेलिंग, सोलर लाइट, ब्लिंकर आदि पैदल यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराना है ताकि यहाँ पे दुर्घटनाएं कम हो सकें। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे सड़क दुर्घटनाएं होती क्यों हैं।
जरा हम उससे पहले आंकड़े देख लें कि कितने बड़े लेवल पे सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं। 2021 में, केवल 2021 में 4.12 यानी कि लगभग 4.25 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और अकेले 2021 में 1.5 लाख लोग की मृत्यु भी हुई है सड़क दुर्घटना से। तो खराब डिजाइन और खराब सड़क की वजह से दुर्घटना होती है। कई बार राजमार्ग सड़कों से बेतरतीब ढंग से जुड़े होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक हाईवे आ रहा है और ऐसे यहाँ पे एक रोड चल रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये डबल साइडेड रोड तो नहीं है, यहाँ से कोई गाड़ी आई और राजमार्ग से कोई गाड़ी आई, आपस में टक्कर हो गया। तो ये वाली चीजें होती हैं। और सड़कों का डिजाइन भी कभी कभी तेज वाहन चलाने के लिए उकसाता है। आप देखोगे एक हाईवे है जहां पे कोई ब्रेकर नहीं है 10 किलोमीटर में, तो इस 10 किलोमीटर में स्पीड क्या होता है, जनरली व्यक्ति स्पीड बहुत तेज कर लेता है। या कभी कभी आप देखोगे कर्व होता है कुछ इस तरीके से हाईवे, तो यहाँ कर्व वाले रेंज में भी लोग गाड़ी तेज चलाना चाहते हैं। इस तरीके से भी संकेत होते हैं। वहीं अपर्याप्त संकेत, त्रुटिपूर्ण सड़क चिन्हांकन, यानी कि कोई आगे नोटिस नहीं देना कि भाई आगे सड़क जो है कि बहुत घुमावदार है, या आगे आप देखोगे कि जेब्रा क्रॉसिंग है, या आगे कोई दुर्घटना बहुल क्षेत्र है, ऐसे किसी भी संकेत का प्रयोग नहीं होता है सही ढंग से, या अगर होता भी तो उन्हें गलत जगह पे लगाया जाता है। स्पीड ब्रेकर्स की खराब स्पीड ब्रेकर्स को एक निश्चित लेवल पर होना चाहिए। कहीं कहीं देखोगे आप, अगर ऐसे रोड बनी हुई है, ऐसे रोड बनी हुई है, तो इस पे स्पीड ब्रेकर क्या होते हैं, चलिए मैं ऐसे नहीं ऐसे दिखाता हूँ। स्पीड ब्रेकर एक नॉर्मल ऐसे बने होते हैं, ठीक है, ये रोड आ रही है सिंपल, तो इतना तो ब्रेकर चलेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, स्पीड ब्रेकर कुछ इस तरीके के होते हैं, तो अचानक से जब गाड़ी इस पर चढ़ेगी तो ये कूद जाएगी, तो ये भी एक समस्या हो जाती है। तो स्पीड ब्रेकर भी सही से बने होने चाहिए। सड़क पर या सड़क के किनारे चल रहे मरम्मत निर्माण कार्य के समय गलत संकेत लगे होते हैं, यातायात नियंत्रण की कमी आदि, ये सब भी खतरा पैदा करते हैं। मौसम की स्थिति सबसे बड़ा एक रोल प्ले करती है। लगभग 3 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी शॉर्ट्स के रूप में। एक हाईवे पे एक गाड़ी के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, इस तरीके से गाड़ियां टकराते जा रही थी। ये वीडियो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि कोहरा इतना घना था दोस्तों, इतना घना कोहरा था कि पीछे आने वाली गाड़ी को ये दिख ही नहीं रहा है कि आगे गाड़ियां लगातार टकराते हुए जा रही हैं, और उनमें से फटाफट लोग वहां से उनको निकाल रहे थे जो लोग एक्सीडेंट होते जा रहे थे। तो बारिश हो जाती है, घना कोहरा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई कम देता है और सड़क की सतह फिसलने लगती है। तो अक्सर जो है कि बारिश के मौसम में गाड़ियां स्लिप कर जाती हैं। स्कूटी तो जनरली स्लिप कर जाती है क्योंकि छोटे पहिए होते हैं, स्पीड ब्रेक लगते ही वो गिर जाती है। फुटपाथ पे अतिक्रमण हो जाता है। बहुत सारे फुटपाथ पे आप देखोगे लोगों को चलने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे रेडी पटरी वाले दुकान वाले होते हैं, बहुत सारे चाय की दुकानें होती हैं, पान गुटखा तंबाकू बेचने वालों की दुकानें लगी होती हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, सड़क पर चलने लगते हैं। और सड़क पर चलने की वजह से पीछे से आने वाले वाहनों से उन्हें धक्का लग जाता है या चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैं जानता हूं जो सड़क किनारे चलने पर व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। वहीं वाहनों के उपयोग की अवधि, जैसे पुराने वाहन हो गए लेकिन फिर भी लोग लगातार चलाए पड़े हैं, उससे टायर फट गया, ब्रेक फेल हो गए, वाहन पलट गए, तो ये सारी की वजह से भी क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांस बन जाते हैं। मानवीय कारक भी होते हैं, हम लोग भी कम जिम्मेदार नहीं होते हैं। हम लोग अपने घर से आधा किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं तो हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जबरदस्ती जो है कि ओवर क्रॉसिंग कर लेते हैं, ओवरलोडिंग लेके चलते हैं सामान को, गलत डायरेक्शन से जो है कि रोड क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि यार बस आधा किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है। लेकिन दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है, घर से निकलते ही दुर्घटना हो सकती है, आधा किलोमीटर तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इन कारणों की वजह से ट्रिपल राइडिंग अक्सर होता है। हम लोग ट्रिपल राइडिंग करते हैं और जैसे ही सामने देखते हैं कि पुलिस वाले मामा खड़े हैं तो पीछे वाले कहते हैं भाई तू उतर जा, 2 कदम आगे आ जा, पुलिस वालों को क्रॉस करके हम बैठा लेंगे। ऐसा अक्सर आप में से कई लोगों ने किया होगा। तो ट्रिपल राइडिंग भी बैन की गई है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। तो ह्यूमन नेचर भी जो है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और विनियामक की संबंधी जो समस्या है, जैसे प्रशिक्षण और टेस्टिंग, बहुत सारे जो है कि समन्वय नहीं होता इसमें। चलिए आगे की राह देखने से पहले देखते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010 बनाई गई थी, जिसमें रूपरेखा तैयार की गई और नीतिगत पहल बनाई गई। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 बनाया गया, जिसमें लाइसेंस और परमिट, मोटर वाहनों के लिए मानक और उल्लंघन करने पर दंड देने की बात की गई। वहीं ऑटोमोबाइल्स के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया गया कि अब 4 व्हीलर में एयरबैग सस्ते कर दिए गए, लगभग चारों सीटों पे एयरबैग्स लग रहे हैं और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लग रहे हैं। टायर क्रैश टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। इवन कि अब बड़ी बड़ी जैसे अपाचे, पल्सर या ड्यूक राइडिंग बाइक जो होती हैं, R15, KTM, इन बाइकों में क्या होता है, अब डिस्क ब्रेक लगाए जा रहे हैं ताकि इजीली गाड़ी को कंट्रोल किया जा सके। वहीं सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है और एक एक सड़क दुर्घटना डेटाबेस को भी तैयार किया जा रहा है।
कि जहां-जहां भी दुर्घटना संबंधित जो क्षेत्र हैं, उनके बारे में प्रासंगिक जानकारी लेके उसको रिफॉर्म किया जा रहा है। और सड़क सुरक्षा पर ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान दीजिएगा। ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसमें मौतों को क्या किया गया था, 2020 तक आधा करने का लक्ष्य रखा गया था, सड़क दुर्घटना से जितनी भी मौत होती हैं। तो ध्यान देना, ये ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र अगर 2015 का पूछता है तो ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है। और अन्य पहल योजनाएं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, जिसमें नेक व्यक्तियों को पुरस्कार देने की योजना शुरू की गई, सुरक्षित सफर पहल नाम से। अब हम बात करेंगे आगे की राह में कि और क्या-क्या किया जा सकता है सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए। तो पहली चीज़ हम कर सकते हैं कि सड़क की स्थिति में सुधार करो। सबसे पहले डिज़ाइन, अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए राजमार्ग बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे आप देखोगे दिल्ली से आगरा जाने वाला जो हाईवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, वो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। साइड में बैरियर लगे हुए हैं ताकि साइड से कोई जानवर या गाड़ी या ह्यूमन कोई भी ऑन द स्पॉट चलते हुए रोड पे नहीं आ सकता। आप कितनी भी स्पीड में जाइए, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। वहीं आप लखनऊ से गोरखपुर हाईवे देखिए, तो ये सभी बेहतर रूट जो है कि प्रोवाइड करते हैं। दुर्घटना का ऑडिट करना, अब यहाँ पे क्या सभी सड़कों पर 6 माह में ऑडिट किया जाना चाहिए जितनी भी दुर्घटना होती है, लेकिन सरकार के द्वारा क्या होता है, एक लंबे समय तक भी उसका ऑडिट नहीं किया जाता है, जिससे सड़क पे होने वाली दुर्घटना किस वजह से हुई, उस वजह का कारण का समाधान नहीं किया जाता। वाहनों में भी सुधार करिए। अच्छा, अन्य में देखोगे तो क्रैश बैरियर, पैरामिड, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो इसे भी करिए। हर मौसम में परिवहन के लिए अनुकूल सड़कें होनी चाहिए। तीव्र मोड़ पर बड़े दर्पणों का प्रावधान करिए कि जहाँ पे बहुत तेजी से मोड़ है तो वहाँ पे बड़े-बड़े दर्पण लगाइए ताकि सामने वाला व्यक्ति देख ले कि उसके अपोजिट रूट से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो ऐसी भी घटनाएँ कम हो जाएँगी। फिर वाहनों में सुधार करिए, नई-नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, और अगर वो टेक्नोलॉजी स्वदेशी है तो कम से कम लागत भी कम रहेगी। फिर वाहन स्क्रैपेज नीति, यानी कहने का मतलब हो गया कि वाहन मालिकों को पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रमोट करिए और नया वाहन खरीदने के लिए जो है कि इसके बदले प्रोत्साहित करिए। स्क्रैप मतलब होता है उसको जो है कि गार्बेज में डाल देना। मानव व्यवहार को सुधारिए, पिछली सीट बेल्ट लगाने पर बल दीजिए, सड़क सुरक्षा जागरूकता केंद्र खोलने पर बल दीजिए, 3 लोगों को बैठाने की अनुमति न दीजिए, 2 लोग बैठे हुए बाइक पे तो दोनों लोग हेलमेट लगा के चले। इस तरीके से मानव व्यवहार को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। विनियमन के स्तर पे सख्त लाइसेंसिंग नियम बनाना। आजकल क्या होता है, घूस दे के 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए में लाइसेंस बन जाता है, चाहे उस व्यक्ति को बाइक का हैंडल ना पकड़ना आता हो, लेकिन फिर भी उसके ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर के, ट्रक के और मोटरसाइकिल के बने हुए हैं। तो लाइसेंस के नियमों को सख्त करिए कि जब तक व्यक्ति का टेस्ट राइडिंग नहीं होगा तब तक जो है कि हम नहीं कर सकते। आपने एक सेल्फी मूवी देखी होगी जिसमें इमरान हाशमी थे और अक्षय कुमार थे एक बड़े एक्टर के रूप में। तो उसमें क्या होता है, इमरान हाशमी जो आरोप लगाते हैं कि हाँ, अक्षय कुमार के पास कोई डीएल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये तब तक व्हीकल नहीं चला सकते जब तक इनके पास क्या होगा, राइडिंग टेस्ट के बाद एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। तो इसमें एक संकेत दिया गया कि प्रशासन अपने अगर स्तर पे काम करे तो चाहे कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो या नेता हो या एक आम व्यक्ति हो, दोनों के लिए ही लाइसेंस बहुत जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी टेस्ट करने के बाद। तो ये मूवी आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। बेहतर ट्रेनिंग देना और अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय भी सुनिश्चित करना। साथ ही साथ यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2021 से 30 यानी कि 10 वर्ष को सड़क सुरक्षा के लिए एक दशक घोषित किया गया है और मौतों और चोटों को 2030 तक 50% कम करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। तो ये तो थी आज की क्लास, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूज़ इन शॉर्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग घटना चक्र की सीरीज़ को जरूर फॉलो कीजिए। सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, ज्योग्राफी और साइंस। धीरे धीरे 1-2 सब्जेक्ट और भी शुरू हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।